लूसेंट ज्योग्राफी है पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 में है ये क्वेश्चन, लूसेंट सामान्य विज्ञान। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। अगला पॉइंट है उल्का यानी मीटर्स। उल्का क्या है देखेंगे। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं। उल्काएं कैसी दिखती है तो प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। पृथ्वी और उसका सौरयौगिक संबंध। प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। प्रकाश चक्र किसे कहते हैं? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, इसे प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती है तो दो गो इसमें गति है। पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं? 2। पहला है घूर्णन गति या दैनिक गति। घूर्णन गति या दैनिक गति। और दूसरा दिया है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो पढ़ेंगे घूर्णन गति। दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। पृथ्वी घूर्णन के कारण ही दिन व रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन व रात होते हैं। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में
365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अगला पॉइंट है नक्षत्र दिवस, शेड्यूल डे। एक मध्यमा रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। नक्षत्र दिवस 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। नक्षत्र दिवस कितना समय का होता है? तो 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सौर दिवस, सोलर डे। सौर दिवस जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। सौर दिवस कितने घंटे की होती है? तो 24 घंटे की। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से घूमती है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट है उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी की होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 14.70 करोड़। ऑफशोर की घटना कब होती है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे ऑफशोर कहते हैं। ऑफशोर जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे ऑफशोर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऑफशोर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। ऑफशोर की घटना 4 जुलाई को होती है और कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिक दूरी होती है तब। और अधिक दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। अगला पॉइंट है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है।
इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। एप्साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है अक्षांश। विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत से दोनों ओर अक्षांशों में मापा जाता है। विषुवत 0 डिग्री अंश को प्रदर्शित करता है। विषुवत जो है 0 डिग्री यानी 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवत की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अंश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगला पॉइंट है अक्षांश समांतर। अक्षांश समानांतर। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहलाता है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा से एकमात्र कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। नोट में दिया है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 होगी।
अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है जो 3 महाद्वीपों में फैले हैं। जो 3 महाद्वीपों में फैले हैं वह पहला महाद्वीप है एशिया महादेश। पहला महाद्वीप है एशिया महादेश, दूसरा है अफ्रीका महादेश, तीसरा है उत्तरी अमेरिका महादेश। तो पहला है एशिया महादेश। एशिया महादेश में कौन कौन सा देश आते हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं आमन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश किस महादेश में है? एशिया महादेश में। भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में। म्यांमार किस महादेश में है? एशिया महादेश में। चीन का किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में। ताइवान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात किस महादेश में है? एशिया महादेश में। आमन किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में। दूसरा महादेश है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में कितने देश आते हैं? तो माली, मारिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि माली किस महादेश में आता है? तो अफ्रीका महादेश में। मारिटानिया किस महादेश में आता है? अफ्रीका महादेश में। अल्जीरिया किस महादेश में आता है? अफ्रीका महादेश में। नाइजर किस महादेश में आता है? अफ्रीका महादेश। लीबिया किस महादेश में आता है? अफ्रीका महादेश। मिस्र किस महादेश में आता है? अफ्रीका महादेश में। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश, इसमें कौन कौन सा देश हैं? तो मैक्सिको एवं बहामास। उत्तरी अमेरिका महादेश में कितने देश हैं? तो मैक्सिको एवं बहामास। मैक्सिको किस महादेश में आता है? उत्तरी अमेरिका महादेश। बहामास किस महादेश में आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका महादेश में। अगला पॉइंट है मकर रेखा। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। ये 10 देश कौन कौन सा है? तो है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है विषुवत रेखा। यहाँ पर कुछ दिया है
कुछ अक्षांशों का स्थानीय नाविक द्वारा दिया गया नाम। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश को गरजता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश को गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजता पचासा कहते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजता पचासा कहते हैं। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को विक्ता साठा कहते हैं। विक्ता साठा कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांशा कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है जो तीन महाद्वीपों में स्थित है। तो कौन कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका में और तीसरा है एशिया में। ये तीन गो महाद्वीप में स्थित है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है जो 3 महाद्वीपों में स्थित है। पहला है दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर। दक्षिण अफ्रीका में यह क्या है? तो इक्वाडोर, कोलंबिया व ब्राज़ील। और दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या एवं सोमालिया। तीसरा महाद्वीप है एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरीबाती। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच की दूरी होती है, ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है। कितना होती है अधिकतम? 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। इसीलिए सभी देशों ने
सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याम रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इस देशांतर का मान कितना है? 0 डिग्री। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याम रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर, प्रधान मध्याम रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही देशांतर है। इसीलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूरब न लिखकर 180 डिग्री लिखा जाता है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है।